हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चंबल पे ब्लॉग बनाने के लिए जा रहे हैं। चंबल के बारे में आज सारी डीपली आपको सारी चीज़ें समझाएंगे कि किस तरीके से चंबल कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है। और पिछले दो तीन दिन पहले हमने अंकुरम एकेडमी के स्टाफ के साथ मिलकर एक ब्लॉग बनाया था। अंकुरम एकेडमी के बारे में बताया था हमने सब कुछ कि किस तरीके से अंकुरम एकेडमी में बच्चों की पढ़ाई चल रही है। और उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम उसमें भी आपका सपोर्ट करेंगे। बड़ा ही सपोर्टिंग स्टाफ है अंकुरम एकेडमी का, तो उसके लिए मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ उनको सभी को। तो आज हम चंबल पर ब्लॉग बनाने वाले हैं और हम यहाँ से अंकुरम एकेडमी से स्टार्ट कर रहे हैं। ये अंकुरम एकेडमी में अभी मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से चलते हैं। चलिए। हेलो गाइस, तो अभी हम निकल चुके हैं चंबल रिवर पर एक सुंदर सा ब्लॉग बनाने के लिए। और ये हमारे ब्रजेश सर हैं जो ड्राइवर की सीट संभाले हुए हैं। ड्राइवर से मतलब मेरा ये है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत हाई है, इसीलिए हर प्रोग्राम इन्हीं के हिसाब से सेट होता है। और ये हैं हमारे प्यारे सूरज सर जो एंकरिंग में बहुत ही अव्वल दर्जे की एंकरिंग करते हैं। आइए चलते हैं इस नहर के उस मुहाने पर जहाँ से पानी सीधे गिरता है इसमें चंबल रिवर से आकर। तो आइए जानते हैं सूरज सर से इस नहर के बारे में और इस चंबल रिवर के बारे में। सूरज सर अब आपको एंकरिंग करके बताएंगे कि किस तरीके से क्या है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं। हाँ जी सर, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नहर है तो ये नहर एक परियोजना के अंतर्गत आती है। ये चंबल नहर परियोजना के अंदर आती है और हमारे यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन हैं जो महाराज भदावर के नाम से जाने जाते हैं, उनके पिताजी की याद में ये उन्होंने बनवाई थी। तो उनके अथक प्रयासों से ये काम हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। तो इस नहर का जो पानी है ये चंबल से पाइपों द्वारा आता है। नीचे पूरा सेटअप है, आपको अभी दिखाएंगे आगे। और ये जो पानी है इससे हमारा जो पूरा पिनाट ब्लॉक है, पूरा क्षेत्र है, उसकी सिंचाई होती है, खेतों की सिंचाई होती है और किसान यहाँ पर 12 महीने पानी का यूज़ करता है। तो ये बहुत ही अच्छी परियोजना है, बहुत ही अच्छा पानी है और बेस्ट है ये यहाँ के लोगों के लिए। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, बहुत अच्छे से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ चंबल रिवर पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। एक बार दिखा दीजिए प्रकृति क्या होती है। यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं कि प्रकृति की सुंदरता क्या चीज़ है। और देखिए तो यहाँ पर ये हमारे सूरज सर हैं, इधर दिखाइए, कैमरामैन जी प्लीज इधर दिखाइए। यहाँ पर ही हमारे सूरज सर हैं और ये ब्रजेश सर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कभी डाकुओं का राज हुआ करता था इस चंबल घाटी में। तो एक बार सूरज सर बताना चाहें, कुछ प्रकाश डालेंगे प्लीज़। पहली बात तो सर मैं आपको बता दूं, आप कृपया करके डाकू ना बोलें। अच्छा। क्योंकि डाकू पार्लियामेंट में होते हैं, चंबल में बागी होते हैं और वो बागी क्रांतिकारी होते थे सर। अरे बहुत बढ़िया सर। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का इतिहास बताऊं। चंबल ज़्यादातर डाकू या बागियों के लिए प्रसिद्ध रही है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। बहुत से लोगों ने इसको नेगेटिव भी बनाया है, बहुत से लोगों ने इसको पॉजिटिव भी बताया है। अब मैं बताऊँ, यहाँ पर जो लोग बागी या डाकू होते थे एक्चुअली में वो अपनी मर्जी से नहीं होते थे। वो यहीं के लोकल के जो दबंग लोग होते हैं, जो गुंडे लोग होते हैं, उनके सताए हुए जो लोग होते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। जिनकी फैमिली में उनके बच्चों को मार दिया, उनकी लेडीज़ों को उठा ले गए, उनके लूटपाट कर ली, उनके बच्चों की पकड़ कर ली, किडनैपिंग कर ली। तो वो जो सताए हुए लोग होते हैं, जिन्होंने शासन ने, प्रशासन ने, पुलिस ने, जिन्होंने उसकी हेल्प नहीं की, तो वो लोग ऐसे हुए यहाँ पर क्रांतिकारी हुए, हथियार उठा लिए अपने दुश्मन के खिलाफ। और वो लोग जंगल में रहते थे। जंगल में वो बहुत सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। खाने की, रहने की बड़ी दिक्कत होती है गर्मियों में, बरसात में और क्या नाम है सर्दियों में बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल करते थे। और वो मात्र उसी को परेशान करते थे जो उनके दुश्मन होते थे, जिन्होंने उनका कोई ना कोई परेशानी की है। और आम जनता के लिए बहुत अच्छे होते थे, किसी से कोई वो नहीं होता था उनका, आम जनता के लिए हेल्पफुल हो रहे थे। तो कहने का मतलब चंबल का इतिहास बहुत बड़ा है। चंबल रिवर जो है आप देख सकते हो, बहुत ही साफ सुथरा पानी है। और चंबल का जो इतिहास है वो बागियों के लिए जो नेगेटिव इमेज बनाई है वो नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव है। आपने पान सिंह तोमर का नाम सुना होगा, वो यहीं के भिंड मुरैना के रहने वाले थे। बिलोसा वाले डायलॉग, हाँ, बिलोसा वाले डायलॉग सुना होगा। तो वो हमारे चंबल के पास के यहाँ एक गाँव है उधर एमपी में। तो एमपी और यूपी का ये बॉर्डर लगता है। हम लोग पिनाट यूपी में रहते हैं और इधर आप जाओगे तो ये एमपी स्टार्ट हो जाएगा, अम्बा मुराना और इधर के। तो कहने का मतलब ये है चंबल का जो इतिहास रहा है बड़ा ही मोटिवेटेड और बड़ा ही सादगी भरा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने अपना जीवन यापन किया है। यहाँ पर पानी बहुत अच्छा है, यहाँ पर कोई भी प्रदूषण नहीं है। यहाँ पर जो खेती है, खेती के लिए जैसे अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो यहीं से चंबल जो रिवर है उसका पानी यहीं से जाता है, जिससे हमारा पूरा जो प्लांट ब्लॉक क्षेत्र है वो सिंचाई होती है खेतों में और किसान हमारा फल फूल रहा है। तो यही है हमारा।
आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और विशेषकर वो वाला डायलॉग जो आपने बोला कि चंबल में डाकू नहीं है, घाटियों में डाकू नहीं है, डाकू तो पार्लियामेंट में है, यहाँ तो बागी होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं जो अपना बदला लेने के लिए हथियार उठाते हैं। बहुत बढ़िया बात आपने बोली। आइए थोड़ा सा रमन सर से जानते हैं कि चंबल के बारे में बताएंगे। रमन सर जी सर प्लीज। सर जैसा कि आपको पता है कि चंबल नदी जो हमारी नदी है ये बहुत ही प्राचीन समय से है। हाँ। और इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इसका इतिहास काफ़ी शास्त्रों में, ग्रंथों में भी बताया गया है। और अगर इसमें श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार अगर इसका इतिहास देखा जाए तो इस चंबल नदी के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था रतिदेव। अच्छा। वो जैसे हमारी पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद्र हुए थे, हाँ। उन्हीं के तरह एक दानवीर राजा थे, जैसे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे, हाँ। और वो भी एक दानवीर राजा थे। तो एक बार की बात है कि उन्होंने चंबल नदी के उद्गम के लिए बहुत बड़ा यज्ञ भी किया था। तो उस यज्ञ में जो बची हुई हवन सामग्री वगैरह थी और कई निर्दोष पशुओं की बलि भी उन्होंने दी थी। तो उस बची हुई हवन सामग्री से ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि चंबल नदी का उद्गम हुआ था। और इस चंबल नदी की अगर बात करें इस आधुनिक समय पर के उद्गम के स्थान पर, तो इसमें जैसे मध्य प्रदेश के महू के पास, मानवर के पास जानापा पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। अच्छा। और ये जो नदी है ये हमारी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों को मिलाती हुई निकलती है। अगर इसकी नदी के लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई है जो है 965 किलोमीटर मानी जाती है। और ये चंबल नदी तुम्हें पता ही है कि जैसा कि अभी सर ने बताया था कि ये हमेशा से अपने बेहड़ और यहाँ पर बसने वाले बागी इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही है। क्योंकि यहाँ जो चंबल के बेहड़ हैं या जो जंगल माने जाते हैं ये बहुत ही लाभदायक भी हैं लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से जो आधुनिक साधन भी यहाँ से इसलिए हैं क्योंकि इधर आप दिखाइए थोड़ा सा कैमरामैन जी प्लीज़। इस तरीके से यहाँ पर पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक चारा मिल जाता है। और लोगों को जैसे आज के टाइम पे तो ईंधन की व्यवस्था हो ही जाती है, जो व्यवस्था हो जाती है, तो उसके लिए भी लोग पहले नदियों के किनारे ही बसा करते थे, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हुआ करती थी। तो पानी की समस्या को लेकर लोग नदियों के किनारे अपना गाँव वाँव बसाते थे, क्योंकि खेती करने के लिए। रमन सर एक बात पर प्रकाश डालिए कि हम महसूस कर रहे हैं कि इसका पानी बड़ा स्वच्छ है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि ज़्यादातर जो चंबल नदी जो निकली है ये बेहड़ से होती हुई निकलती आई है। हाँ। और यहाँ पर बेहड़ में जो है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कारखाना या फैक्ट्री वगैरह नहीं है जिससे निकलने वाला दूषित पानी इसमें आकर मिल सके। क्योंकि जैसे अगर यमुना नदी की बात करें तो वो बीच आगरा से होकर निकली है। तो वहाँ पर आगरा में बहुत सारे कारखाने भी हैं, फैक्ट्री भी हैं, तो उनका दूषित पानी जाकर आज यमुना में मिलता जा रहा है। तो आपको पता है कि यमुना का नदी का जो पानी है वो किसी भी तरीके से उपयोग के लिए नहीं रहा है। तो बस यही कारण है कि ये जो दूषित होने से अगर इसका पानी बचा हुआ है तो सिर्फ ये जंगलों से होकर निकलती है। इस वजह से आज इसका पानी बहुत स्वच्छ है और पीने योग्य भी है। और इसके पानी की अगर बात बताएं तो इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता है कि आप कितना भी कुछ खा लो और चंबल नदी का पानी अगर आप पीते हैं तो ये आपको भोजन को पचाने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। खाना जो बनता है पानी से उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, खाने का टेस्ट। अच्छा। इससे आप खाना बनाइए, इस पानी से बहुत बेहतरीन टेस्ट आएगा। और जी बहुत अच्छा बताया रमन सर आपने, विशेषकर वो राजा वाली बात आपकी काफ़ी प्रभावित करने वाली थी। और अब हम जानते हैं थोड़ा सा ब्रजेश सर से। ब्रजेश सर आप बताएं, थोड़ा इस पर कुछ प्रकाश डालें प्लीज़। ऐसा है चंबल के बारे में, ये जो अफवाहें हैं कि चंबल में डाकू बागी ये सब, मतलब एक तरह से ये जो सर ने बताया कि सताए हुए लोग थे। हाँ। तो अब वो जो सताए हुए लोग थे उनकी प्रशासन सुनता नहीं था, पर आज देखें तो जो अपनी सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं और जो अपना प्रशासन है, जो भी कोई फरियादी जा रहे हैं उनकी सुन रहे हैं। तो अब तुम्हें कईयों सालों से कोई ऐसी घटना दिखाई नहीं दी होगी आपको यहाँ पे कि कोई डाकू यहाँ पे पैदा हुआ हो या कोई बागी बना हो। क्यों नहीं? क्योंकि अब प्रशासन सुन रहा है। अगर कोई पीड़ित है तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है। तो वो जो गलत कदम उस समय पे उठाते थे वो अब नहीं उठा रहे। और यहाँ पे ज़्यादा डाकू होने का एक मेन वजह ये भी थी कि ये बॉर्डर पड़ता है 3 राज्यों का। अच्छा। हाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 3 राज्यों का बॉर्डर होने की वजह से यहाँ ज़्यादा डाकू या ज़्यादा बागी हुआ करते थे कि किसी एक जगह की पुलिस आती है तो वो दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। शिफ्ट हो गए तो वो बच गए। तो यहाँ और चंबल कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समय में बहुत ज़्यादा, वैसे जो लंबाई है वो तो बहुत है पर चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनकी छोटी छोटी जो नाव वगैरह है उनकी व्यवस्था रखते थे। तो इधर से पुलिस आई तो उधर निकल गए। आसान, बहुत आसान था। तो इसलिए
यहाँ ज़्यादा डाकू हुआ। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो चंबल है इसका जो संरक्षण है वो वन्य जीव विभाग है अपना, वो बहुत अच्छे से कर रहा है इसका संरक्षण, कि ना ही इसमें से जैसे ये जो रेत वगैरह आप देख रहे हो ना, रेत की चट्टानों की चट्टान है, ये चंबल का जो रेत है इसका, इसमें अगर आप लौट भी जाओगे और लौट के आप खड़े हो जाओ और ऐसे करके कपड़े झंझला लो तो पूरा पूरा रेत आपसे निकल जाएगा। अच्छा, मिट्टी नहीं लगी, मिट्टी है ही नहीं, पूरा रेत के कण है यहाँ पे। तो इसका संरक्षण है, यहाँ पे ऐसे आप रेत नहीं उठा के ले जा सकते, क्योंकि जैसे ही आप अगर रेत उठा के ले जाओ वन विभाग को पता चल गया आपके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। इसमें घड़ियाल वगैरह हैं जो अपने जो वन्य जीव हैं वो भी संरक्षित है अंदर। तो ऐसा जो भी चीज़ें हैं जो अराजक तत्व हैं उनको यहाँ पे कोई अनुमति है ही नहीं बिल्कुल भी। इसलिए चंबल अपनी फल फूल रही है। कोई शहर नहीं है चंबल के आसपास में बहुत बड़ा, कारखाने नहीं है जैसा सर ने बताया, तो दूषित नहीं है। यहाँ का पानी है वो एकदम स्वच्छ है। अभी आप पानी देखने जाना नीचे तो आप पाओगे कि उसमें आप अपना चेहरा भी देख सकते हो। बहुत स्वच्छ नीचे का जो कंकड़ पत्थर है उनको भी हम देख सकते हैं, इतना अच्छा पानी है। और मुझे लगता है ये पूरे भारतवर्ष में शायद ही ऐसी कोई नदी हो जो इतना स्वच्छ। ये पीने योग्य, मतलब यहाँ के जो लोग हैं, हम लोग हैं, हम यहीं रहते हैं, हमें कोई ये डिजिटल वाटर जो मिनरल वाटर होते हैं, सॉरी डिजिटल वाटर नहीं, जो मिनरल वाटर वगैरह है, बिस्लरी, कोई जरूरत नहीं है। हम अपने जो घर के जो हैंडपंप वगैरह हैं उनसे जो हमारा पानी निकलता है वो इतना स्वच्छ है कि हम हमारा सारा काम उसी से होता है और ना ही कभी कोई बीमारी वगैरह यहाँ बनती है, क्योंकि बढ़िया स्वच्छ पानी है। और इसी पानी के आधार पर अगर बात करें तो इसी पानी के आधार पर चंबल नदी है। इस चंबल नदी का एक दूसरा नाम भी सुनने को मिलता है। अच्छा। जिसे हमारे देहाती क्षेत्र के लोग हैं जैसे चरणावती नाम से इसको प्रसिद्ध कर दिया है, क्योंकि इसका पानी है जो एक तरह से ऐसा माना गया है कि जैसे भगवान विष्णु के जो चरणों का अमृत मिलता है, पानी मिलता है, उसी तरीके से इसको प्रसिद्ध कर रखा है, क्योंकि इसका पानी है जो बहुत ही स्वच्छ पानी है। इसका पानी पीने से आपके अंदर की कई बीमारियां भी खत्म होती हैं। और कहीं कहीं तो इसे चंबल नदी को कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि हमें पता है बहुत सारी विशेषताएं हैं चंबल नदी की, जितना बोलोगे उतना काफ़ी है। तो अब धीरे हम आपको इसके पुल के पास भी लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रिज बन रहा है, और ये इससे पहले कि यहाँ पर चंबल नदी को पार करने के लिए जो आवागमन होता था, अभी हम वो पहले कि जो पीपा वाला पुल बनाया जाता था, और देख रहे हैं कि उसमें वाइब्रेट हो रहा है, वाहन बहुत धीमे धीमे निकल पा रहे हैं। ये जो पुल है, ये जो पुल अभी आपको जो यहाँ दिखाई दे रहा है पीपों वाला, ये पूरा साल भर नहीं रहता है। अच्छा, साल भर नहीं रहता। अब जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट होगा तो ये चंबल जितना आप वहाँ से लेके यहाँ तक ये जो जितना दिखाई दे रहा है, इन सब में पानी पानी होता है। तो पानी ही पानी होने की वजह से ये जो पुल है वो हटा दिया जाता है, और लगभग 3 से 4 महीने के लिए जनता परेशान रहती है। आवागमन केवल स्टीमर से होता है, तो यहाँ पे एक स्टीमर रहता है, ये जो वाहन वगैरह है वो नहीं जा पाते, फिर आपको पूरा 100-150 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा धौलपुर वाले पुल से या इधर अटेर वाले पुल से। तो ऐसे करके जनता जाती है, तो उनको बहुत परेशानी है। जो पुल बन रहा है इससे बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी एक बार में। जी बिल्कुल।